हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन सी प्लस प्लस की बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो तो बना दिया था, फिर भी मैं आपको सी प्लस प्लस का पूरा इंट्रोडक्शन एक बार बेसिक से करवाता हूँ। ठीक है। चलिए बात करते हैं सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आज। हम्म। हम्म, चलिए सी प्लस प्लस की बात करते हैं अपन। तो सी प्लस प्लस क्या होता है, एक सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, मैंने आपको कहा था। ठीक है। मैंने आपको उसकी हेडर फाइल बताई थी। ठीक है। जो भी एक बार पढ़ा है वो रिकॉल कर लेते। मैंने उसका उसकी मैंने आपको क्या बताई थी, एक हेडर फाइल बताई थी जो क्या थी, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मैंने ये आपको बताई थी। ठीक है। अब ये हैश क्या होता है, एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होता है। ये हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होता है। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। ठीक है। स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट। अब ये इंक्लूड क्या कर रहा है, इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को इस आईओ स्ट्रीम डॉट एच से लिंक करने का काम कर रहा है। ठीक है। आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है जिसमें अपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आईओ एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है जिसमें अपने क्या रहते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स है ना, और जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स और ये आईओ है, ये इंक्लूड क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। जिससे अपनी पूरी क्या बन रही है, एक हेडर फाइल बन रही है। क्या बन रही है, एक पूरी हेडर फाइल बन रही है। ठीक है। ये एक सी प्लस प्लस की आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। मैंने क्या कहा था कि हर एक की अपनी अपनी एक पहचान होती है, किसी के नाम से होती है, किसी के काम से होती है। तो सी प्लस प्लस की पहचान उसकी एक हेडर फाइल है। सी प्लस प्लस की पहचान क्या है, उसकी हेडर फाइल है। ठीक है। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये आपको समझ में आया। अब ये आई और ओ, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। इसको आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। ठीक है। आई स्ट्रीम में इनपुट स्ट्रीम आता है और ओ स्ट्रीम में आउटपुट स्ट्रीम आता है। ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में अपन उसके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, मैंने कहा है कि आपको डीएसए भी पढ़ाया जाएगा, तो इतना बेसिक से बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। कभी आपके अंदर पेशेंस है तो बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे सी प्लस प्लस, ये मेरा गारंटेड है। ठीक है। हैज इंक्लूड ये तो समझ में आ गया आईओ स्ट्रीम के बारे में। ठीक है। अब अपन जो भी सी का कोड लिखते हैं ना, एक मेन बॉडी के अंदर। ठीक है। अब ये इंट मेन क्या होता है, ठीक है। इंट एक डेटा टाइप होता है। इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था, अभी भी अपन और डिस्कस करेंगे। इंटीजर क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। ठीक है। आप इंटीजर की जो प्लेस पे कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, इंटीजर की प्लेस पे आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। ठीक है। मेन क्या होता है, मेन अपना एक फंक्शन होता है। मेन क्या होता है, फंक्शन होता है। और इस मेन की ये ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी है। ये मेन क्या है, अपना एक फंक्शन है। और इस मेन की अपनी एक ओपन बॉडी और एक क्लोज बॉडी है। ठीक है। जो भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे ना, इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर लिखेंगे। जो भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस के, इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंटीजर का मतलब, यानी कि मैंने यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप लगाया ना, इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई भी वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है। चलिए, अब मैंने बात की थी डेटा टाइप्स की। मैंने क्या बात की थी, डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैं आपको डेटा टाइप्स बता देता हूँ। देखो नाम से ही बता रहा है क्या है, डेटा टाइप्स। यानी कि क्या बताएगा, डेटा का टाइप बताएगा कि डेटा किस टाइप का है। ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया, जैसे कि ये मैंने मान लो 5 लिया। ये 5 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है। इस इंटीजर के पास ये सारी पावर्स है कि भाई तू कौन सी भी वैल्यू ले सकता है। बट वो सारी वैल्यू किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 3, ये बड़ी भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये इंटीजर टाइप्स की होनी चाहिए। तो ये इंटीजर टाइप्स की है। इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होती है, जिसमें कोई पॉइंट ना हो, मतलब कोई
नॉन डेसिमल वैल्यूज इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या है, नॉन डेसिमल वैल्यू इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। मान लो मुझे इंटीजर नहीं चाहिए भैया, मुझे फ्लोट में चाहिए वैल्यू, फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज चाहिए। आपने तो बता दिया नॉन डेसिमल वैल्यू इज इंटीजर, एंड इंटीजर किस काम में आता है, ये इंट डेटा टाइप किस काम में आता है, किसी भी इंटीजर वैल्यू को लेने में काम में आता है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, फ्लोट वैल्यू, मतलब डेसिमल वैल्यू चाहिए। तो डेसिमल वैल्यू के लिए भी हाँ है उसका डेटा टाइप, डेसिमल वैल्यू का भी क्या है, डेटा टाइप है। और इसको कहते हैं अपन फ्लोट। तो इस फ्लोट के पास वो सारी पावर्स है कि भाई सुन, डेसिमल वैल्यू तो डेसिमल टाइप की कौन सी भी वैल्यू लिया मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई डेसिमल के पास तो इतनी सारी वैल्यूज है मान लो। ठीक है, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज है। तो फ्लोट ने बोला भाई मेरी तो कैपेसिटी खत्म कर दी तुमने, मैं इतनी सारी वैल्यूज नहीं ले सकता हूँ। माना कि एक इंसान दिन में कभी 10 रोटी खाने वाला है, तो उसको कभी ज्यादा ही रोटी खिलाओगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा उसके लिए, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो खा लेगा। ठीक है, तो फ्लोट की भी कुछ लिमिट तक कैपेसिटी रहती है, वो लिमिट अपन निकालना सीखेंगे, बट वो एक लिमिट तक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक ही वो ले सकता है वैल्यूज को। अब मान लो कि मैंने इतनी सारी नहीं भैया, मुझे इतनी सारी वैल्यूज लेनी है, ठीक है, मतलब एक लिमिट तक वैल्यू लेनी है फ्लोट की। ठीक है, अब लेकिन मुझे फ्लोट की लिमिट से ऊपर वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए भी है ना डेटा टाइप, क्यों चिंता कर रहे हो। डबल, डबल क्या बोलता है कि जहां पर फ्लोट की कैपेसिटी खत्म होती है, जहां पर फ्लोट की कैपेसिटी खत्म होती है वहां पर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लेना है, लेकिन ये फ्लोट नहीं ले पा रहा है ये वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये उसकी रेंज के बाहर है। कि मेरी कैपेसिटी थी कि मैं पॉइंट के बाद 3 4 वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे ज्यादा वैल्यू दे दी है। तो डबल बोलता है सुन फ्लोट, तू नहीं ले पा रहा है ना, कोई बात नहीं मैं ले लूंगा। ठीक है, अब बात होती है कि सर आपने इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स बता दिए, फ्लोर डेसिमल टाइप के डेटा टाइप्स बता दिए, कभी मुझे अल्फाबेट लेने हुए तो। अरे अल्फाबेट लेने के लिए भी है अपने पास, चिंता मत करो, हर एक चीज का सॉल्यूशन रहता है। तो अल्फाबेट लेना हो ना तो उसका डेटा टाइप होता है 4। अल्फाबेट का डेटा टाइप क्या है, 4। आप सिंगल अल्फाबेट को कैरेक्टर में ले सकते हैं, किस में ले सकते हैं, कैरेक्टर में ले सकते हैं, और उसका डेटा टाइप है 4। तो इन 4 मेजर डेटा टाइप्स का अपन यूज करने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस में, सबसे ज्यादा यूज इनका होने वाला है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि यही डेटा टाइप्स है, बहुत सारे डेटा टाइप्स है, लेकिन इनका मेनली यूज होगा। ठीक है, अब जो कैरेक्टर रहता है ना, कैरेक्टर के पास पावर है कि वो किसी भी टाइप की मतलब किसी भी टाइप का कैरेक्टर ले सकता है, बट कंडीशन अप्लाई, उसकी एक लिमिट रहती है कि वो एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर ले सकता है। तो सर कभी मुझे नाम लेना हुआ तो, अरे उसका भी है, अपन उसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। आप नाम की बात कर रहे हैं, अपन उसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेटा टाइप समझ में आया क्या होता है, कि जो डेटा का टाइप बताते हैं। तो सर आपने बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या डायरेक्टली ऐसे वैल्यू स्टोर करा दूंगा, मैं बोलता हूँ नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, मैंने वहां पर आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, वेरिएबल्स का। सर मैंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, एक और बार बता दो। मैंने ठीक है यार बता देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं चलो। अपना जो भी मान लो कि मैंने ये इक्वल टू 5 स्टोर कराया, लेकिन मुझे जब इस वैल्यू को एक्सेस करना रहेगा कि भाई मुझे 5 वैल्यू चाहिए, देखो मान लो जैसे कि इंटीजर इक्वल टू 70, इंटीजर इक्वल टू 80, मुझे ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, देखो ये जो सारी वैल्यूज रहती है ना, ये किस में स्टोर होती है, ये स्टोर होती है रैम में। अब रैम में बहुत छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है, और ये जो वैल्यूज रहती है ना, ये रैम की उस मेमोरी में जाके स्टोर होती है। और उस हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस रहता है, उस हर एक मेमोरी का अपना क्या रहता है, एक एड्रेस रहता है। ठीक है, लेकिन वो एड्रेस अपन को पता है क्या, नहीं पता है ना, ना वो एड्रेस मुझे पता है ना तुम्हें पता है। ठीक है, तो सर अब उस इस डेटा को एक्सेस कैसे करूं, मुझे तो चाहिए 5 वाली वैल्यू। अब 70 वाली आ सकती है, 80 वाली आ सकती है, क्योंकि इंट इक्वल टू 5, इंट इक्वल टू 70 ये सब लिखा है। और मुझे तो भाई मुझे 5 वाली वैल्यू चाहिए, मुझे 70 80 वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो भाई शांति रखो, तभी तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आया था। तब किसका कॉन्सेप्ट आया, वेरिएबल्स का आया कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, सुनो। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, जो भी वैल्यूज है ना वो मेरे अंदर स्टोर करा दो। जैसे कि मैंने लिख दिया a इक्वल टू 5,
और ये जो सेमी कॉलम रहता है ये उस लाइन को क्लोज करता है, उस ब्लॉक ऑफ लाइन को क्या करने का काम करता है, क्लोज करने का काम करता है। मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, वेरिएबल का एक और मेरिट पॉइंट है, आपने कभी इंट ए इक्वल टू 5 फिर लिख सकते हो कॉमा, बी इक्वल टू में 80 कॉमा सी इक्वल टू में 90। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू में 5, और ये ए किस टाइप का, ये ए है अपना इंटीजर टाइप का, ए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। यानी कि ए को मैंने क्या बोल दिया कि भाई एक काम कर, मेरे अंदर पावर्स तो है कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज में ले सकता हूँ, लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यूजर को जो रैम के अंदर तू मेमोरी बना रहा है ना, जो 590 ये जितनी भी मेमोरी बन रही है रैम के अंदर, ये यूजर को नहीं पता है कि उसका एड्रेस क्या है, तो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर पावर्स तो है कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ले पा रहा हूँ, लेकिन उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक काम कर वेरिएबल, मैं तुझे वो पावर्स देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे वो पावर्स देता हूँ कि तू एक काम कर, इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा ले, और मैं इंटीजर डेटा टाइप तुझे ये पावर दे रहा हूँ कि तू इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। ठीक है, इंटीजर टाइप की तू कोई भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा ले, मैं तुझे पावर दे रहा हूँ, कोई तुझे कुछ भी बोलेगा नहीं। ऐसे ही इंटीजर ने बी को भी पावर दे दी, ऐसे ही इंटीजर ने सी को भी पावर दे दी। अब ए ने क्या बोला, भाई उसने पावर दी तो अपन यूज भी कर लेते हैं। ए ने अपने अंदर 5 को स्टोर करा लिया, बी ने अपने अंदर 80 को स्टोर करा लिया, सी ने अपने अंदर 90 को स्टोर करा लिया। अब ये जो 5 है ये रैम की मेमोरी के अंदर तो स्टोर हुई है, लेकिन उस मेमोरी का एड्रेस दे दिया मैंने, उस मेमोरी का मैंने क्या दे दिया, एड्रेस। और ये एड्रेस क्या दे दिया, ए दे दिया, मैंने इस मेमोरी का एड्रेस क्या दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या दिया, एक और, जो 80 नाम की, वो 80 नाम की वैल्यू है, वो रैम के अंदर मेमोरी में स्टोर तो हुई है, लेकिन उस मेमोरी को मैंने बी नाम दे दिया। ऐसे ही मैंने सी नाम का भी एक एड्रेस क्रिएट कर दिया, जिसमें मैंने 90 रख दिया। आई वो समझ में आ रहा है। अब मुझे यूजर को जब भी उस वैल्यू को एक्सेस करना रहेगा कि 5 नाम की मुझे वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली 5 को एक्सेस नहीं करेगा, वो ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। वो ए नाम के वेरिएबल को बोलेगा, चल रहे वेरिएबल बता तेरे अंदर कौन सी वैल्यू है, ये बोलेगा मेरे अंदर 5 वैल्यू है, और उस वैल्यू को निकाल के दे। समझे? तो अपन यूजर को जब भी एक्सेस करना रहेगा ना, तो अपन इस ए को एक्सेस करेंगे, ना कि अपन किसको एक्सेस करेंगे, 5 वैल्यू को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वेरिएबल्स का। वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अपन जब वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी अपन बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा जो अपनी परंपरा रही है, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम वो बनाते हैं। ठीक है, सुनो, अपन आज के मॉडर्न व्यूज में देखा जाए तो अपन डॉट एच एक्सटेंशन नहीं भी लगाएंगे तो ये फाइल वर्क करेगी। अपन डॉट एच एक्सटेंशन नहीं भी लगाएंगे तो ये फाइल वर्क करेगी। मैंने यहाँ पर देव सी प्लस प्लस लिया है, आपको कोई भी कंपाइलर यूज करना हो आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। मुझे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई नहीं मैं देव सी प्लस प्लस पे पढ़ा रहा हूँ, आप भी देव सी प्लस प्लस पे पढ़ा। ठीक है, चलिए अब अपनी जैसी परंपरा रही है। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि इस हेडर फाइल के अंदर क्या रहते हैं, अपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। एक होता है सी आउट और एक होता है सी इन। ठीक है, सी आउट और सी इन किस काम में आता है ये भी समझते हैं अपन। ठीक है, कभी मुझे जो भी वैल्यू मैंने इसमें लिखी, स्क्रीन पे लिखी है जो भी वैल्यू, वही डायरेक्टली मुझे आउटपुट में चाहिए, तो अपन सी आउट का यूज करेंगे। बट कभी मुझे सी इन, यानी कि मुझे यूजर से इनपुट चाहिए रन टाइम में, तो मैं सी इन का यूज करूंगा। ठीक है, अपन जैसे जैसे कोड करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अभी तो आप ये समझिए कि कभी मुझे जो भी लिखा है इसमें वो डायरेक्टली वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो सी आउट का यूज करेंगे, नहीं तो अपन सी इन का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, चला के देखते हैं। जब भी आप सी आउट लगाओगे तो आपको ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, 2 बार लेस देन। ठीक है, 2 बार लेस देन। मैं इसके आने वाले लेक्चर पे ये कैसे वर्क करता है, कैसे कंपाइलेशन होता है, मैं वो पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, सेमी कॉलम, जो भी आपको लिखना है ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए हैं, जो भी आपको प्रिंट कराना है इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सी आउट क्या करता है कि जो भी आप लिखोगे वो डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाए, उसके लिए मैं सी आउट का यूज करता हूँ। इसका सिंटेक्स कैसा है देखिएगा, लेस देन के साइन 2 बार लगेंगे, और जो भी आपको लिखना है इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया
हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने इस सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इस सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए रन करते हैं कंपाइलर। देखिए यहाँ पर इसने एक एरर दिया है। अच्छा, एरर, एरर क्या दिया, एस टी डी आई दो, चलो ये इस एरर क्यों आया वो बाद में जाते, पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। क्या बताता हूँ, दो, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। ये एरर क्यों आया है और ये एरर डिटेक्ट किसने किया है ये बताता हूँ, ठीक है। अपने पास रहते कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो चीजें रहती है, ठीक है। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम है, आप चिंता ना करें। कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का काम सेम है, लेकिन मोस्टली अपन कंपाइलर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैं बोलता हूँ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं, सुनना। अपन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, 0 एंड 1। मैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझता हूँ और कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है और मैं समझता हूँ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मैं कौन सी समझता हूँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मुझे 0 1 की लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बीच में अब मान लो कि पाकिस्तान, मतलब मान लो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। इंडियंस को कभी चाइना से कम्युनिकेशन करना है तो क्या लाते, वो मीडिएटर लाते। चाइना को इंडियन से कम्युनिकेशन करना है तो क्या लाते, मीडिएटर लाते। और उस मीडिएटर को चाइनीज और हिंदी दोनों आती है। यहाँ पर वो मीडिएटर अपना क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है कि दोनों ही अपनी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी की लैंग्वेज जो आउटपुट आता है बाइनरी में, उसको अपन को समझाने के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में करते हैं। बट वो भी एक बोलते हैं कि आपको पूरा सिंटेक्स और प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। कभी आपने सिंटेक्स सही लिखा है तो मैं बिल्कुल आपकी बातें मानूंगा, और आपने जो भी इनपुट दिया है वो कंप्यूटर को समझाऊंगा, और कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो मैं लाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में कंपाइलर और इंटरप्रेटर एरर बताने का काम भी करते हैं। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि एरर आई है अपने प्रोग्राम में, क्यों आई है वो बताता हूँ, ठीक है। पहले, इससे पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एरर बताने का काम करते हैं, बट मोस्टली कंपाइलर क्यों यूज करते हैं कि मान लो कि मैंने 100 लाइन का कोड लिखा, कभी 100 लाइन में मेरी 10 जगह एरर्स है, ठीक है। तो कंपाइलर दसों की दसों एरर एक साथ बता देगा। बट इंटरप्रेटर बोलता है नहीं, आप लाइन नंबर 3 के एरर को सोल्व करो, उसके बाद में लाइन नंबर 5 के एरर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अपन कंपाइलर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कंपाइलर सारी एरर्स एक साथ बता देता है, ठीक है। अब इस एरर की बात करते हैं, और ये दो मैंने ये क्यों बनाया था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसकी एरर की बात करते हैं। मैंने कहा था कि जो आईओ स्ट्रीम है ना, इस लाइब्रेरी में अपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है सी आउट एंड सीन, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मुझे चाहिए कि मुझे एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। नहीं भाई, मेरी सी प्लस प्लस ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मुझे क्या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए मुझे या तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलता है कि नहीं ये देखते हैं, एस टी डी आई ओ, एस टी डी लिखना पड़ेगा, एस टी डी का मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये क्या बताता है कि ये इस जो सी आउट है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स का है। किसका है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स का है, ठीक है। कि स्टैंडर्ड। अब सीन में भी मुझे एस टी डी आई और ये इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। अपन जब सी प्लस प्लस पढ़ेंगे आगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एस टी डी, आपको जब भी सी आउट हेलो वर्ल्ड ये सब प्रिंट कराना पड़ेगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एस टी डी आई ओ, इसको सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आप कंपाइल एंड रन करते हैं। देखो कंपाइल भी हो चुका है और रन भी हो चुका है, और आउटपुट देखते हैं, ये हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बट मान लो कि मुझे 200 लाइन के कोड में लिखूंगा, तो 200 बार मुझे एस टी डी आई ओ इसको ऑपरेटर लगाना पड़ेगा क्या, नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको वेरिएबल्स में बताया था कि ग्लोबल, स्टैटिक और लोकल होता है। आप इसको ग्लोबल बना दीजिए। ये कोई वेरिएबल तो नहीं है, बट ऐसा है कि आप इसको भी ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि मेन फंक्शन के अंदर आप मेन फंक्शन के ऊपर किसी भी चीज को आप डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबल बन जाती है। जब वो ग्लोबल बन जाती है तो आप उसको पूरे प्रोग्राम पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अपन वेरिएबल्स में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी आप ये समझिए कि ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कर दिया यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी,
ये मेरा क्या बन गया, ग्लोबल बन गया। क्या बन गया, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल की तरफ वर्क करेगा। अब कभी मैं stdio इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का नहीं भी यूज करता हूँ ना, तब भी चलेगा ये प्रोग्राम। देखिए, चल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको अभी ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगा होगा, आई नो, बट आप चिंता ना करें, अपन जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं डीप में समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।